हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो रेडियो एक्टिविटी सबका समाप्त हो गया होगा, सबका रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट क्लास पूरा हो गया होगा। चलिए, तो अब अगला चैप्टर, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पहले हम लोग फिनिश करेंगे। जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह न्यूक्लियस, तो इसको फिनिश किया जाएगा। और न्यूक्लियस के बाद में हम लोग आएंगे फिर एटम पर, ओके। और उसके बाद में फिर जो है देखा जाएगा और आगे क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ा जाएगा। और स्पेक्ट्रम वगैरह कितने टाइप्स के होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जानते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता है, फिर लेसर वगैरह वहाँ पर पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूक्लियस। तो P100 फिजिक्स में SDP सर, न्यूक्लियस पार्ट 1, न्यूक्लियस चैप्टर है न्यूक्लियस पार्ट 1। ओके, चलिए तो न्यूक्लियस पार्ट 1, न्यूक्लियस पार्ट 1। ओके, P100 फिजिक्स में SDP सर। आइए, तो न्यूक्लियस का इन्वेंटर सबसे पहला यह है कि न्यूक्लियस होता ही क्या है और न्यूक्लियस का इन्वेंशन हुआ कैसे। तो आप जब हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल, तो एटॉमिक मॉडल में देखा जाएगा कि वहाँ पर सबसे पहला मॉडल किसने दिया था। पहला जो मॉडल था, वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट उससे पहले भी थे, लेकिन जहाँ तक हम लोगों के फिजिक्स में लिखा हुआ है, जहाँ तक हम लोग को जानकारी कहाँ से स्टार्ट होता है, तो पहला हम लोग किसको मानते हैं, पहला मानते हैं हम लोग डाल्टन मॉडल। तो पहला जो मॉडल आया था वो था डाल्टन, नंबर सेकंड पर आया था जे थॉमसन, नंबर थर्ड पर आया था रदरफोर्ड, नंबर 4 पर आया था बोर, इसके बाद आया था समरफील्ड और स्क्रॉडिंजर। ये है मॉडल हम लोगों के। तो हम लोगों को ये सारा मॉडल, जितने भी मॉडल हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारे सब कुछ पढ़ना है, सिस्टमैटिक पढ़ना है, हिस्ट्री की तरह से बिल्कुल ही, कि यह एकदम से याद हो जाए, कहीं इसमें कहीं कोई डाउट न रहे। जहाँ से मेन क्वेश्चंस आते हैं जानना पूरा है हम लोगों को, लेकिन जहाँ पर मेन क्वेश्चंस आते हैं, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यहाँ पर IIT नीट और आपका जो भी फिजिक्स का एग्ज़ाम जहाँ पर भी देना हो आपको, तो बेसिकली हम लोग IIT नीट के लिए देखते हैं। तो जहाँ पर भी यह क्वेश्चंस आए, तो जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं IIT और आपके नीट एग्जाम में, उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो चलिए फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूक्लियस। तो एटॉमिक मॉडल में जो रदरफोर्ड मॉडल है, वहाँ पर जानते हैं कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जस्ट उसके पहले जे थॉमसन ने क्या कहा था, जस्ट उसके पहले जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था 1897, तो 1897 में जो उसने मॉडल दिया था अपना जे थॉमसन, तो उसका ये कहना था कि सभी जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वह यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द एटम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता है ना। लेकिन जब उसी समय जब रदरफोर्ड ने अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, तो क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला। तो ये बात है 1911 की, जब उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट अपना कंक्लूजन दिया। तो क्या कंक्लूजन दिया उन्होंने, क्या दिया कि किसी भी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, तो सेंट्रल पार्ट बहुत ही छोटा, रिजिड, स्फेरिकल, टोटल मास उसके सेंटर पर होता है। यानी कि एटम का अप्रॉक्सीमेटली 99% मास उसके सेंटर पर होता है और टोटल पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पर होता है। यह एक पूरे एटम की तुलना में यह एक बहुत ही छोटा यह स्पेस होता है, यह रिजिड होता है। पूरा एटम, माइंड डियर, पूरा एटम देखिए ये है, पूरा एटम यह है, तो यह एक बहुत ही छोटा, रिजिड, टिनी, बहुत ही छोटा, यह पॉजिटिवली चार्ज एक स्पेस है और इसी को कहा गया कि यह न्यूक्लियस है। सवाल यह है कि इसको इन्वेंट करने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो रदरफोर्ड को। तो सबसे पहला पॉइंट यह कि 1911 न्यूक्लियस invented by Ernest Rutherford during by Ernest Rutherford by alpha scattering experiment, alpha scattering
अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एटॉमिक मॉडल में। यहाँ पर हम लोग न्यूक्लियस पे फोकस करेंगे फिलहाल अभी। तो ओके, तो क्या पाया उन्होंने ये पाया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने पाया, फिर बाद में हम लोग दोबारा भी डिस्कस इस बात को करेंगे। तो उन्होंने ये पाया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट एटम को पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाते हैं। मैक्सिमम ये पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाते हैं, सीधा स्ट्रेट चले जाते हैं ना, बहुत सारे। और अभी मैं बाई डायग्राम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, तो अभी मैं बाई डायग्राम हम आपको अभी डिटेल सारी बातें आपको बता रहा हूँ। ओके, अब जा देखिए, इसमें से बहुत ही कम तो कुछ ऐसे हैं जो न्यूक्लियस के पास जा रहे हैं, उनकी स्कैटरिंग हो जाती है, न्यूक्लियस को मैं थोड़ा यहाँ बना दूँ, उनकी स्कैटरिंग हो जाती है। क्लियर? और बहुत ही कम है जो इससे ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट होते हैं, इनकी संख्या बहुत ही कम है। इस एंगल पर डिफ्लेक्ट होने की संख्या बहुत ही कम है। जैसे जैसे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे पार्टिकल्स की संख्या बहुत ही कम होती चली जाती है, उनकी संख्या बहुत ही कम होती चली जाती है। और सबसे अजीब बात ये थी, या रदरफोर्ड इस बात से बिल्कुल सरप्राइज्ड हो गए कि जो यहाँ पे पार्टिकल यानी जो सेंटर पे जा रहा था, वह 100% अपने पाथ को यहीं से फिर से रिटर्न हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटर पे था ना, ये बिल्कुल ही 100% 180 डिग्री पर रिटर्न हो गया। 180 डिग्री पर रिटर्न हो गया। जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पार्टिकल्स, यानी कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स स्टेट पार कर गए। इससे कम कुछ एंगल बनाता हुआ डिफ्लेक्ट हुए, और इससे भी कम ये रहा। यानी कि नंबर को यदि देखा जाए, मैं यदि इसे नंबर 1 दे दूं, यह एंगल यहाँ जाते हुए नंबर 2 दे दूं, यहाँ जाते हुए इस लगभग इस एंगल के आसपास जाते हुए नंबर 3 करूं, यहाँ पे नंबर 4 करूं, और यदि मैं इसको जो रिटर्न हुआ है वह नंबर 5 करूं, then easily you can write number of particles, number of alpha particles, ओके। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स में देखा जाए कि मैक्स सबसे ज़्यादा कौन था, तो नंबर 1 सबसे ज़्यादा है। देखिए N1, इसको मैं नाम दूँ N1, इसको नाम दे दिया जाए N2, इसको नाम दे दिया जाए N3, ये N4, या जो यहाँ पे गया N5। तो सबसे कम संख्या N5 की है, तो N1 सबसे अधिक, मच मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम, मच ग्रेटर। इसके बाद में जो था N2, फिर N3, फिर N4, फिर N5। मीन्स कि सबसे कम यह लगभग एंगल कितना था, अप्रॉक्स 180 वाले तो बहुत ही कम थे, और ये बहुत ही ज़्यादा, ये कितना 10⁻7 ऑर्डर था। इनकी तो संख्या 10⁻7 ऑर्डर की थी। मीन्स कि इनमें डिफ्लेक्शन कितना था, 0 डिफ्लेक्शन, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री वाले बहुत सारे थे, 180 डिग्री वाले बहुत ही कम थे। ये अल्फा स्कैटरिंग का कंक्लूजन था। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर
रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूजन निकाला? तो नंबर 1 कंक्लूजन था, नंबर 1 कंक्लूजन था कि हर प्रत्येक एटम का जो सेंटर होता है वह हार्डेस्ट होता है, हार्डेस्ट एंड रिजिड। यानी कि पहला नंबर कर दीजिए, लिखिए वहाँ पे नंबर 1 हार्डेस्ट पार्ट एंड रिजिड मीन्स कि नंबर 1 पर था कि हार्डेस्ट एंड रिजिड। नंबर 2 पर क्या था? नंबर 2 पर था कि टोटल मास ऑफ एटम, टोटल। अब ये लाइन को हम मिटा दें, नंबरिंग समझ में आ गई होगी आपको। अभी हम यहाँ पर और लेते हैं, ग्राफ के द्वारा भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही N1 N2 N3 का ग्राफ बनाना है आपको। तो फिलहाल अभी थोड़ा सा यहाँ कंक्लूजन लिख लिया जाए और तब हम चलते हैं उस पॉइंट पर। तो टोटल मास ऑफ द एटम लाइज एट दिस टीनी पार्ट, यानी इस छोटे से जो सेंट्रल पार्ट है इसका, इस छोटे से पार्ट पर टोटल मास उसका कॉन्सेंट्रेट है। और नंबर 3 क्या था? नंबर थर्ड ये था कि अल्फा पार्टिकल्स चूँकि रिटर्न हो रहा था, और अल्फा पार्टिकल यू नो वेल दैट अल्फा पार्टिकल हैज़ पॉजिटिव चार्ज +2e इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, लेकिन पॉजिटिव +2e, यानी कि 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है उसके ऊपर, +2e। ओके, या देखिए, तो चूंकि यह अल्फा पार्टिकल को स्कैटर्ड करने के लिए, डिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ बहुत ही ग्रेट मैकेनिज्म यहाँ पर है। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या, क्यों, कैसे? P100 फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस, तो देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, उनके एंटी पार्टिकल्स क्या होते हैं। यानी कि 0 से स्टार्ट करना, टॉप लेवल पे जाना है, जहाँ की आगे जानने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना, क्वालिफाई करना है, नीट या तो IIT। ओके, चलिए फिलहाल ओके, कम ऑन द पॉइंट। चलो, तो टोटल मास तो अब ये तो क्लियर हो गए। अब हम देखिएगा, चूँकि अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रही है, तो यह अवश्य ही टोटल चार्ज, जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है टोटल, वह सेंटर पर है, तभी वह ऐसा कर सकता है, क्योंकि अल्फा पे +2 चार्ज है। अल्फा पे, अब मैं अभी न्यूमेरिकल लेके समझाऊंगा, अल्फा पर +2 चार्ज है, +2e, उसको डिफ्लेक्ट करना है। और अल्फा किस स्पीड से आ रहा है, उससे पास 5.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास के लगभग, यानी कि 5.5 ले सकते हैं, तो 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, और उसको फिर अपने पाथ पर वापस भेजना है। फॉर एग्जांपल, सपोज करिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई बॉल बहुत तेज़ी से आ रहा है, और उसको सीधे फिर स्ट्रोक लगाना है कि वह सीधा स्ट्रेट जिधर से आया उसी पाथ को फॉलो करता हुआ स्पेशल चला जाए। तो जानते हैं कि उसके पास लीनियर मोमेंटम कितना होगा, और जब वह mu से आ रहा होगा और उसको रिटर्न करने के लिए फिर -mu, यानी कि फिर उतना ही फोर्स लगाना होगा ना, तब वापस जाएगा। तो F बराबर कितना होता है, -2mu। माइनस मीन्स क्या, माइनस मीन्स कि एक्सचेंज हो रहा है ना, तो mu से आ रहा है, जब वापस गया तो -2mu हो गया नेट चेंज लीनियर मोमेंटम में। तो फोर्स कितना लगा बैट पर, तो F = ΔP/ΔT, तो -2mu/ΔT। माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस शो कर रहा है कि बॉल के लीनियर मोमेंटम में चेंज हुआ, -2mu, और बैट को ट्रांसफ़र कितना हुआ, बैट को ट्रांसफ़र हुआ 2mu। कितना ट्रांसफ़र हुआ, 2mu ट्रांसफ़र हुआ। तो फोर्स बैट पे कितना लगा, F = ΔP/ΔT, यानी कि F बराबर कितना,
2mu अपॉन डेल्टा टी। तो आप छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं बाल का। ठीक ऐसे ही जैसा सोचिए कि जब अल्फा पार्टिकल्स जा रहा होगा और न्यूक्लियस उसको वापस 180 डिग्री के आसपास भेज रहा है, तब न्यूक्लियस पे कितना चार्ज होना चाहिए था कि वह उसको रिपेल कर दे उसी पाथ पर। तो इससे इस कैलकुलेशन से लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इसको सॉल्व कर करके न्यूक्लियस का पता लगाया गया कि न्यूक्लियस कहाँ है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, न्यूक्लियस का मास कितना है, न्यूक्लियस का साइज क्या है। ओके, तो क्या प्रोसेस इन्वॉल्व था वहाँ पर, न्यूक्लियस का इन्वेंशन कैसे हुआ। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जानते हैं रदरफोर्ड ने क्या लिया था, गोल्ड का पतला पत्ती फॉयल, गोल्ड का ना 79 जिसका एटॉमिक नंबर है उसको लिया था गोल्ड को। क्यों? क्योंकि पतली से पतली पत्ती उसकी बनाई जा सकती थी, इसलिए गोल्ड लिया। अल्फा पार्टिकल को ये था कि अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी सब कुछ अभी रेडियोएक्टिविटी में इसलिए पहले पढ़ाया हूँ रेडियोएक्टिविटी। तो अल्फा पार्टिकल्स जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स जब उस पत्ती पर यानी कि फॉयल पर जब टकराता है तो उसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाता है। तो अब साइज न्यूक्लियस का रेडियस और प्लस अल्फा पार्टिकल का रेडियस से ज़्यादा यदि इंटर स्पेस मालिक्यूलर स्पेस होगा, ओके, इंटर एटॉमिक स्पेस जिसको बोलते हैं, तो मालिक्यूलर स्पेस होगा तभी ना उस स्पेस से अल्फा पार्टिकल्स निकला होगा। तो इससे पता लगाया हमने किसका, न्यूक्लियस की साइज क्या होती है। तो क्या होती है, आगे बढ़िए देखा जाए क्या होती है। चलिए ओके, तो दो बातें हम लोगों ने देखा यहाँ पर। क्या देखा कि हार्डेस्ट पार्ट है, रिजिड पार्ट है, टोटल मास ऑफ द एटम लाइज ऑन दिस पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ओके, एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज लाइज ऑन इट। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज इसी के ऊपर। अब यह कैसे आइडिया मिला, क्योंकि यदि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस पे ना हो तो अल्फा पार्टिकल को रिपेल कौन करेगा, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव चार्ज है, उसका रिपल्सन कैसे होगा। तो इससे ये क्लियर हुआ कि हाँ टोटल यहाँ पे ना, टोटल यहाँ पर क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। ओके, अच्छा, और क्या क्लियर हुआ, चूँकि मैक्सिमम पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स सीधा स्ट्रेट पार कर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो कैसा है, एम्प्टी है, खाली है, वहाँ कुछ भी नहीं है। तो यानी कि ये शो कर रहा है, नंबर 4 पर हम लोग कर दें कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, वो खाली है, वहाँ कुछ भी नहीं है। क्लियर? अच्छा, तो इसलिए अल्फा पार्टिकल्स क्या करता है, वहाँ से आसानी से स्ट्रेट बाहर निकल जाता है। और क्या हुआ, और नंबर 5, अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक और रदरफोर्ड का ना, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कैसे उसके चारों तरफ घूमता है, तो हम लोगों का एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात है, तो हम लोग वहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ केवल हम लोग फोकस करेंगे किस पे, न्यूक्लियस पर। ओके, पूरा डिटेल एटॉमिक स्ट्रक्चर लोग वहाँ पर पढ़ा जाएगा। ओके, चलिए, तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। ओके, चलो, और क्या कंक्लूजन निकाला इससे। तो अब यहाँ कंक्लूजन ये निकाला कि यह जो सेंट्रल पार्ट है इसकी साइज क्या है, और अब दूसरे पॉइंट पर हम लोग चला जाए कि इसका रिफ्लेक्शन कैसे हुआ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसके बेस पर जो ये 4 पॉइंट लिखे गए हैं, इसके बेस पर जो यहाँ एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रही है, तब उन्होंने एक ग्राफ कंक्लूड किया, एक ग्राफ बनाया। क्या है वो ग्राफ, जैसा चलिए अब देखते हैं हम लोग। तो क्या ये पॉइंट नोट कर लिए सब लोग, चेक करिए अपना जल्दी। हाँ, चेक करिए मेन पॉइंट क्या सारे नोट कर लिया। हो गया? आ जाइए, अब हम इसी के बेस पर
रदरफोर्ड ने क्या ग्राफ बनाया, आइए चलिए उसको दिखाते हैं। चले, तो रदरफोर्ड ने क्या ग्राफ बनाया इस पर, आइए जरा देखा जाए। यहां पर हुआ एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा डिग्री, और वाई एक्सिस पर था लिया गया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, वाई पे लिया नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ग्राफ कैसा आया, आ जाइए मैं थोड़ा इसे फिर से बना दूं। हाँ देखिए, तो वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ओके। आइए ग्राफ कैसे था, ये ग्राफ आया, ये ग्राफ आया, यहां पर कंक्लूजन का निकाला, ये 0 डिग्री एंगल स्कैटरिंग 0 डिग्री, ट्वेंटी डिग्री, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 140, वन 160 और यहाँ पे लास्ट में 180 था। यानी कि 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, 120, 140, 160, 180। अब ताज्जुब होगा आपको कि यहाँ पर 0 से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा पर, यानी देखिए थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे छूटा हुआ, यह जो नंबर था यह था 10 to the power 7, 10 to the power 7 नंबर था, और 20 डिग्री, हाँ, और 60 डिग्री। देखिए 60 डिग्री पे आ जाइए, जैसा डाटा देखिए क्या था, 60 डिग्री पर थे 10 पावर 3, देख रहे हैं अंतर, डिफरेंसेस देखिए, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स n, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n 10 टू पावर 3 था 60 डिग्री पर, और 0 यानी कि 20 से कम पर की उनकी संख्या है 10 पावर 7, और 40 के अप्रॉक्स, यानी कि 20 और 40 के अप्रॉक्स, 40 के अप्रॉक्स की जो संख्या है यहाँ, यह है 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 मीन्स के अप्रॉक्स 60, दिस इज द मेन पॉइंट। 60 डिग्री पर कितने पार्टिकल्स, फिर देखिए लगभग 20 और 40, 30 मान लिया जाए तो यहाँ पर लगभग कितने पार्टिकल्स, फिर देख रहे हैं यहाँ पर लगभग कितने पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स, तो इसका जो ये पार्टिकल्स है ना, कितने पार्टिकल्स कहाँ पर हैं, हम लोग इससे वेरी इजीली यू कैन अंडरस्टैंड दिस ग्राफ। क्या शो कर रहा है यार, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, इसे क्या समझे आप, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये ग्राफ शो कर रहा है, देखिए 20 डिग्री से नीचे, 20 डिग्री के से कम जो संख्या है इनकी वह 10 पर 7 है। 10 पर 7 का मतलब हुआ कि 1 करोड़ हुआ ना,
1 करोड़, तो 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल्स 20 डिग्री से कम, यानी कि 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो विदाउट डिफ्लेक्शन, देखिए एंगल थीटा कहाँ पर है, ये है एंगल थीटा, दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द एंगल थीटा, ओके। अब इसके लिए, इस पार्टिकल के लिए एंगल थीटा है, इसके लिए ये थीटा है, ओके, इसके लिए ये थीटा हुआ, तो ये है थीटा एंगल। तो यदि देखा जाए तो 20 डिग्री से कम का डिफ्लेक्शन, यानी कि इस एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो हो रही है वह 10/7 1 करोड़ ऐसे हैं, 1 करोड़ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो 20 डिग्री के नीचे, 20 डिग्री से कम डिग्री पर ना डिफ्लेक्ट होते हैं। और जब 20 डिग्री वाले होते हैं 1 करोड़ के लगभग, 20 डिग्री से कम वाले जब होते हैं 1 करोड़ के लगभग, तो 1000 संख्या मिलती है किस पर, 60 डिग्री वालों की संख्या मिलती है तब 1000। अब देख रहे हैं 60 से ऊपर जाइए और कम और कम, और 180 डिग्री वाले तो जल्दी मिलते ही नहीं हैं, देख रहे हैं ना, 180 डिग्री वाले तो जल्दी मिलते ही नहीं हैं, यानी कि कई करोड़ अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करने पर उसमें से एक अल्फा पार्टिकल मिलता है जो न्यूक्लियस पे टकराता है। यदि देखा जाए तो इससे साइज की आइडिया लग रही है कि व्हाट मे बी द साइज ऑफ दिस, व्हाट मे बी द साइज ऑफ दिस, साइज क्या हो सकती है, तो साइज क्या हो सकती है। अब जा देखिए, यह बहुत छोटी साइज है न्यूक्लियस की, और इस पे चूंकि चार्ज है बहुत ज़्यादा, तो अल्फा पार्टिकल गया और अपने पाथ से रिफ्लेक्ट हुआ 180 डिग्री पर, लेकिन इनकी संख्या तो बहुत कम है ना, इनकी संख्या बहुत ही कम होगी। लगभग कितनी होगी, तो लगभग 10 करोड़ में एक अल्फा पार्टिकल होगा, अप्रॉक्स 10 करोड़ अल्फा पार्टिकल का हम बॉम्बार्डमेंट करेंगे तो उसमें से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा हो जाएगा न्यूक्लियस से टकराएगा, बाकी मैक्सिमम क्या होंगे, स्ट्रेट पार कर जाएंगे, ये ग्राफ शो कर रहा है, बाकी मैक्सिमम स्ट्रेट पार कर जाएंगे, क्लियर। और क्या होंगे, और उसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जो 60 डिग्री, देख रहे हैं 60 डिग्री से कम, 60 से पहले देखिए ग्राफ बहुत तेज़ी से टर्न कर रहा है या मुड़ रहा है, तो इससे पहले संख्या कम होगी, यानी कि ये नंबर बहुत ज़्यादा होगा, इससे कम एंगल जब कम होगा तो एंगल जैसे जैसे बढ़ेगा उनकी संख्या घटती जाएगी। तो मेन पॉइंट दिस डिजिट कीप इन माइंड 10 to the power 7 अल्फा पार्टिकल्स। अब अगला पॉइंट, तो न्यूक्लियस की साइज का एस्टिमेशन, अच्छा अब यहाँ पर एक पॉइंट और था, अब यहाँ पर एक पॉइंट ये था कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच मीन्स कि यह अल्फा पार्टिकल कितनी दूर तक जा सकता है। सपोज किया जाए कि यह न्यूक्लियस, थोड़ा बड़ा बना दिया जाए, सपोज किया जाए कि यह न्यूक्लियस है और यह अल्फा पार्टिकल्स है, क्लियर। तो अब यहाँ पर बहुत ही देखिए, जब तक क्वेश्चंस आपके आसान आते हैं, जब तक क्वेश्चंस आपके आसान आते हैं तब तक को लगता है कि हाँ अल्फा पार्टिकल तो हम कक्षा 9 में पढ़े हैं, उसी से काम चल जाएगा, क्लास 6 में पढ़े हुए हैं तो उसी से काम चल जाएगा, है कि नहीं। लेकिन जब यदि क्वेश्चन से थ्योरेटिकल ही हो, लेकिन यदि थोड़ा सा डीप में जाके पूछ दिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आइए मैं बता रहा हूँ कि एट द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, एट द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, अब यहाँ पे दो एनर्जी के विषय में हमको बात करनी है। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी, और नंबर 2, तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी को E लिख दे रहा हूँ, और नंबर 2 बात करनी मुझे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को जनरली U लिखा जाता है तो मैं U ले रहा हूँ। अब मैं यह बात करता हूँ, यह यदि मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन करूँ कि क्या t बराबर 0 पर, अब आंसर दे देंगे, क्वेश्चन बना दिया बहुत ही सिंपल सा, t बराबर 0 पर दोनों पॉजिटिव थे,
दोनों नेगेटिव थे, एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था, एक जीरो था। मारिए निशान, किस पे मारेंगे? t बराबर 0 पर दोनों पॉजिटिव थे, दोनों नेगेटिव थे, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था। किस पे मारेंगे निशान? मार दीजिए जो अच्छा लगे। चलिए अब आंसर पे आ जाइए। हाँ, अभी नहीं क्लियर हो पाएंगे जब तक मैं बताऊंगा नहीं। P100 फिजिक्स, यस, एक बार सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए आइए, तो ये क्या है, क्या हो रहा है, क्या है, क्यों है, कैसे है? नंबर 1, t बराबर जब हमने 0 बोला, t बराबर 0 बोल रहा हूँ, तो t बराबर 0 पर अब आप क्या कहेंगे कि t बराबर 0 पर देखिए, अभी जस्ट इसके पहले हमने थ्योरी में कुछ पॉइंट हिंट दिया था आपको कि t बराबर 0 पर क्या था। t बराबर, राइट, लिखते रहिए मेरे साथ, तुरंत लीजिए, पेन लीजिए, कॉपी लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, सारी पहले नोट करिए। चलिए ओके, तो नंबर 1, तो एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 व्हाट विल हैपन? एट t इक्वल टू 0 E वाज 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और नंबर 2 क्या था? U का मान 0 था। आप कहेंगे सर कैसे? सर्टेनली यू कैन से दिस लाइक सो, यस यू कैन से दिस। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि अल्फा पार्टिकल, हम पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो अल्फा पार्टिकल तो हमने लैब में ही लिया था, थोड़ी दूरी पर एक अल्फा एमीटर ले लिया था, और अल्फा एमीटर लिया था और सामने उसके जो गोल्ड फॉइल लगा दिया था। लेकिन अब वो डिस्टेंस को नहीं मानेंगे इनिशियल में। आप वहाँ पर क्या लेंगे? आप ये कहते हैं, कहीं पर भी इसी पे न्यूमेरिकल आता है, आप ये कहेंगे कि t बराबर 0 पर माना कि अल्फा पार्टिकल की दूरी कितनी थी? इनफाइनाइट थी। लव द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप कहेंगे कि t बराबर 0 पर t इक्वल टू 0 ई के पास 5.5 अप्रॉक्स, ये लगभग संख्या 5.3 लिया जाता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 5.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस एक्सपेरिमेंट में काइनेटिक एनर्जी दी गई। ओके, अप्रॉक्स। चलिए तो देखिए, तो u बराबर क्या था? 0। अब इसके बाद क्या हुआ? ये था t बराबर 0 का सिचुएशन, नोट हो गया। चलिए मैं यहीं पर सारे सिचुएशन बताते जा रहा हूँ, आप इसको नोट करते जाइए। तो t बराबर 0 पर अल्फा पार्टिकल इन्फिनिटी से आ रहा था, अल्फा पार्टिकल इन्फिनिटी से आ रहा था, क्लियर? अल्फा पार्टिकल इन्फिनिटी से आ रहा है t बराबर 0 पर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब आ जाइए अगला पॉइंट। अब हाँ, अब एट टाइम t पर क्या हुआ? नंबर 2 पे आइए, एट टाइम t, अब कुछ देर बाद क्या हुआ होगा? अवश्य ही, अब देखिएगा, अवश्य ही जब अल्फा पार्टिकल यहाँ जा रहा था, यानी यहाँ ले लिया जाए कि जब जा रहा था अल्फा पार्टिकल, तो इसका रिपल्सिव फोर्स लग रहा था। जब हम डिस्टेंस अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कुछ भी ले लेंगे, तो अब पोटेंशियल एनर्जी का मान कुछ हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगी, कुछ हो जाएगा, चाहे जितनी भी दूरी पर रखा हुआ हो। आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कब 0 होती है? जब अल्फा पार्टिकल इनफाइनाइट पर होगा। हमेशा दो चार्ज के बीच, हमेशा दो चार्ज के बीच पोटेंशियल एनर्जी 0 तभी होती है जब वह इन्फिनिटी पर होते हैं। मैं कहूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कर लें, तो मैं कहूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो पार्टिकल के बीच की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो मास के बीच 0 कब होगा? तो जब वह एक कहीं रहे लेकिन दूसरा फिक्स है, कहाँ रहे? इन्फिनिटी पर। तो यदि दूसरा इन्फिनिटी पर होगा तभी ना उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। तो जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी इन्फिनिटी पर, ठीक वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 तभी होगी जब उसमें से एक पार्टिकल कहाँ पर होगा? इनफाइनाइट पर। क्लियर हो गया? ओके, अब अगला पॉइंट क्या लिया गया
कि जब यह चार्ज पार्टिकल अब इन्फिनिटी पे नहीं है, स्पेस में कहीं अब आ रहा है, सपोज करें कि इससे 1 मीटर 2 मीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है अल्फा पार्टिकल, तब क्या हुआ? तब अब ये हुआ कि अब पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ गेन होना शुरू हो गई ना। तो जब पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी माइंड, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। किसकी काइनेटिक एनर्जी? अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। अब कहेंगे आप क्या कि काइनेटिक एनर्जी मीन्स ई के विल लेस देन नाउ 5.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 5.5 लिए होंगे, हम लोग लिए हैं तो 5.5, तो श्योरली दैट विल नाउ लेस देन दिस। एंड अब क्या कहेंगे? u विल ग्रेटर देन 0, u का मान 0 से ज़्यादा होगा, श्योर। चलिए अगला स्टेप क्या आएगा? सपोज दैट एक बार हमने इन्फिनिटी पे लिया, एक बार बीच में लिया, अब अल्फा पार्टिकल और आगे बढ़ गया। अब आगे बढ़ गया, कोलिजन होने जा रहा है, और यह सिचुएशन जो बनाया गया हुआ किसका सिचुएशन है? कोलिजन का सिचुएशन है। कोलिजन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स with nucleus। आइए अब ये 2 नंबर हो गया, 3 नंबर क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियस, क्या, क्यों, कैसे। एटॉमिक मॉडल नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं, ओनली न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। आइए नंबर 3। अब नंबर 3 में कौन सा पोजीशन है? यह नंबर 3 पोजीशन है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कि अब यह अल्फा पार्टिकल यहाँ गया और ये रुक गया, अब इससे आगे यह नहीं जा सकता, तो नाम रखा इसका आर नॉट। दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द अप्रोच। तो शुरू में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, द टोटल एनर्जी वाज हाउ मच? द टोटल एनर्जी ई के वाज 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंस, और जब यह जाकर यहाँ पर रुक गया, तो अब क्या हुआ होगा? अवश्य ही जब तक उसके पास काइनेटिक एनर्जी रही होगी, किसके पास? अल्फा पार्टिकल के पास। तो जब तक अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी रही होगी, तब तक तो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ बढ़ा होगा आगे। लेकिन जब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इसकी 100% कन्वर्ट हो गई होगी, किसमें? पोटेंशियल एनर्जी में। कैसी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तब क्या हुआ होगा? जस्ट उसी पॉइंट पर अब वह रुक गया होगा। वह ज्यों ही रुका होगा, उसी को कहते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। कहने का तरीका देखिए, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच यानी कि वह है क्या? न्यूनतम दूरी। किसके बीच? अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच। अल्फा पार्टिकल अधिकतम कितना करीब पहुंच सकता है न्यूक्लियस के, उसे कहते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम शब्द आया है। फिर से सुनिए, अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम न्यूक्लियस के कितने करीब पहुंच सकता है? तो मैक्सिमम जितना करीब पहुंच सकता है उसे क्या कहोगे? मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आर नॉट। यदि अपनी भाषा में बोला जाए तो न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच का ना न्यूनतम दूरी, बात समझा? न्यूनतम दूरी। तो ई के सो मच माइंड। तो अब क्या होगा? एट मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, तो एट शब्द लगा देंगे। एट मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या हुआ? काइनेट ई के इक्वल टू जो सो मच इतना था, नाउ इट बिकम्स हाउ मच? नाउ दिस वैल्यू बिकम्स 0। एंड और क्या हुआ? टोटल की टोटल एनर्जी अब ना मीन्स कि U बराबर, अब पोटेंशियल कितनी हो गई होगी?
5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि अब ये हो गया होगा पक्का, कोई दिक्कत नो। यहाँ से बार बार आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। तो अब यहाँ तो हम लोगों ने वैल्यू लिया हुआ है 5.5 को रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लगभग 5.3 मिलियन एटॉम वोल्ट लिया था, तो हम लोग तो उसी वैल्यू ले रहे हैं। लेकिन क्या आपके एग्जाम में जब देगा तो आप क्या करेंगे, अब जब देखिए यही देगा मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालने को देगा, तो आप क्या करिएगा, अब देखिए क्या करिएगा वहाँ पर। तो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या होता है, चलिए आइए देखिए। तो यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करिएगा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू चाहे जो भी रही हो, लेकिन रहा होगा हमेशा किस फॉर्म में, हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्म में होगा। और पोटेंशियल एनर्जी यू बराबर है तो वो कैसे किस फॉर्म में होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर नॉट। ओके, तो यू को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर नॉट। आर नॉट क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। दोनों एनर्जी अवश्य ही इस समय बराबर होंगी। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को बराबर कर दीजिए। सिंस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यू एंड देयरफॉर पुटिंग ऑल वैल्यूज, पूरी वैल्यू रख दीजिए। जो डाटा हम लोगों ने लिया है, तो यदि हम लोग वैल्यू रख दें तो देखिए हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। तो हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल है ना, तो क्या ले सकते हैं 2E इंटू, दूसरा वाला क्या है, गोल्ड न्यूक्लियस है। किसका न्यूक्लियस है, गोल्ड न्यूक्लियस है, यानी कि गोल्ड न्यूक्लियस है तो जेड बराबर कितना हो जाएगा इसका, 79। ओके, तो देखिए तो यहाँ पर क्या निकला, 79E चार्ज हो गया अपान क्या, आर नॉट की वैल्यू निकालनी है हमको, आर नॉट वैल्यू रख दिया जाए। चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, ई की वैल्यू, ट्रांस की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कर दीजिए, सॉल्व करिए, देखिए क्या मिलता है। तो क्या पाएंगे आप, यहाँ पर आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी 4.3। देखिए क्या पाए आप, आर बराबर पाएंगे 4.3 इंटू 10⁻14, क्या 10⁻14 क्या, ओके मीटर, दिस इज द वैल्यू। यानी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, तो आर नॉट की वैल्यू पाए हम लोग, कितना पाए, आर नॉट की वैल्यू 4.3। मीन्स क्या इशू कर रहा है, तो न्यूक्लियस इतना करीब तो पहुंचा है, तो इसका मतलब देखिए इतना करीब तो पहुंचा है, और न्यूक्लियस से यहाँ मीन्स इससे अभी छोटा ही होगा, और इससे छोटा होने का मतलब क्या हुआ। हाँ, कैलकुलेशन सही से करिएगा, सबको नोट करिए फास्ट, कर लिया। अल्फा स्कैटरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस। व्हाट इज द न्यूक्लियस, व्हाट आर द पार्टिकल्स इनसाइड द न्यूक्लियस, व्हाट आर द मेन पार्टिकल्स ऑफ द न्यूक्लियस, ओके, व्हाट आर द एंटी पार्टिकल्स, ये सब हम लोग देख रहे हैं। न्यूक्लियस हम लोग फोकस कर रहे हैं, इस समय टॉपिक है न्यूक्लियस। ओके, अब जरा देखिएगा, तो न्यूक्लियस की साइज कितनी आई, तो न्यूक्लियस की साइज इससे छोटा ही होना है, और जब इससे छोटा होना है तो वो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पर, साइज ऑफ द न्यूक्लियस। देखिए तो कंक्लूजन क्या निकला कि साइज ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू कितना, क्या रेडियस, यानी क्या है कि इक्वल टू रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, कह दें रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो कितना हुआ ये 1.3 अब द ऑर्डर ऑफ 10⁻15 1.3 फर्मी ना, 1.3 फर्मी मीन्स कि 1.3 इंटू 10⁻15 मीटर, क्योंकि 1 फर्मी इज द यूनिट ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस, तो 1 फर्मी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻15 मीटर। तो दिस इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। 10⁻15 इससे भी
इससे -14 है ना, तो -15 इससे छोटा देख रहे हैं ना, इससे छोटा है ना, यहाँ न्यूक्लियस है और ये मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ आर की वैल्यू आई है, R0 की वैल्यू आई है। तो यहाँ से क्या न्यूमेरिकल आएगा, एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का क्या था ना, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, न्यूक्लियस के रेफरेंस में, यानी कि न्यूक्लियस, आपको मान लीजिए न्यूक्लियस के विषय में आप बोल रहे हैं, तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा न्यूक्लियस के विषय में क्या कंक्लूजन निकाला गया, तो आप केवल उतना ही फोकस कर रहे हैं, बस न्यूक्लियस के विषय में क्या निकाला गया। तो दिस इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। आगे बढ़ा जाए। अब है पॉइंट हम लोगों का क्लियर। अब है पॉइंट हम लोगों का अगला पॉइंट, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद न्यूक्लियस का इन्वेंशन के बाद अब और आगे बढ़ा जाए। देखिए तो हाँ, और आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ से आगे क्या है। चलिए तो अगला पॉइंट हम लोग का देखिए, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट 1920 तक टिल 1920 तक जो पार्टिकल्स पता थे वो कौन कौन से थे 1920 तक। आइए थोड़ा सा इनके विषय में देखते हैं हम लोग डाटा थोड़ा सा। तो 1920 तक केवल जो पता था वह था नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन था, और नंबर 2 था प्रोटॉन, और नंबर 3 था अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स ये पता था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन कब, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, और ये सन था ना, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और ये सन था 1897। हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन और ये था 1897। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ डाटा है, नोट करेंगे आप। देखिए 1920 के पहले केवल ये 3 चीज़ें मालूम थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स, ये 3 चीज़ें मालूम थी। क्लियर। अब जे थॉमसन, इसका इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन 1897, इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा ये चीज़ और था क्या कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फोटॉन, 2 चीज़ पहले अलग से नोट करेंगे आप। हाँ, कहीं अलग से नोट करिए। पहले नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन और नंबर 3 फोटॉन। इनका कोई एंटी पार्टिकल नहीं होता, ये यानी कि यह स्टेबल होते हैं। नहीं, एंटी पार्टिकल तो होता है लेकिन यह स्टेबल होते हैं। तो यह लिखेगा कि ये क्या है, ये स्टेबल होता है, यानी कि इनका एवरेज लाइफ या हाफ लाइफ नहीं होता। तो यह स्टेबल होते हैं। इसको भी लिखेगा कि यह भी स्टेबल है, इसको लिखेगा कि यह भी क्या है, यह भी स्टेबल है। पहली बात तो ये अलग से पहले नोट करिए, ये 3 चीज़ें हमेशा स्टेबल होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फोटॉन। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन 1897। चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कितना, तो जानते हैं कि चार्ज इस पर 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज यह कैसे पता किया गया कितना ही होता है, तो नोट करिए इस बात को भी, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप
मीथेट। अब ये क्या होता है, तो मैं इस बात को अभी पीछे लेक्चर में अभी इसको नहीं डिस्कस किया हूँ, तो मैं इसको डिस्कस करूँगा। तो अभी आपने देखा कि 1920 तक, 1920 तक केवल 3 पार्टिकल मालूम थे। 3 पार्टिकल मीन्स कि न्यूक्लियस के रिफरेंस में देखा जाए तो खाली प्रोटॉन एक ही है बस, न्यूक्लियस के रिफरेंस में देखा जाए। क्लियर? तो कहा जाता है कि चलो भाई, अब हाँ, अब इलेक्ट्रॉन के पहले कुछ और बातें यहाँ पर नोट कर लें, इलेक्ट्रॉन के विषय में कुछ और बातें। चलिए, तो नंबर 2 पर चलो, तो यहाँ पे हो गया बेटा। तो जे थॉमसन 1897 चार्ज इतना मिलिकन सा ड्रॉप मीटर के द्वारा चार्ज की वैल्यू पता चली। और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, तो ये तो जानते ही हो कि मास होता है इसका ना, मास जितना होता है इसका 9.1 × 10⁻³ 31 किलोग्राम। ओके, चलिए अब आ जाइए नंबर 2 पर आ जाइए। नंबर 2 पर बात करते हैं प्रोटॉन की ना, प्रोटॉन की बात करते हैं। अच्छा हाँ, अभी बात और कि क्या इसका इलेक्ट्रॉन का क्या कोई एंटी पार्टिकल होता है? हाँ, एंटी पार्टिकल होता है। एंटी पार्टिकल इसका क्या है, तो एंटी पार्टिकल लिख दीजिए। एंटी पार्टिकल इसका है पॉजिट्रॉन। इसका एंटी पार्टिकल कौन सा है? पॉजिट्रॉन। ओके, पॉजिट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? +1 e⁻, ना, मास नंबर इसका कितना है? 0, +1 e 0 है। क्लियर? हाँ, अब आ जाइए 2 नंबर पर। तो 2 नंबर पे लिख दीजिए प्रोटॉन। 2 नंबर पे लिखिए प्रोटॉन ना। तो 2 नंबर पे ले दिए प्रोटॉन। प्रोटॉन के विषय ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिख दिया जाए। तो प्रोटॉन का मास 1.673 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ओके, या क्या मास प्रोटॉन का, या कितना AMU में लिखा जाए तो 1. चलिए AMU में अभी चलिए बाद में लिखा जाएगा, अब ये प्रोटॉन का हो गया बेटा। चलिए, और ये क्या है? यह स्टेबल है। तो देखिए प्रोटॉन भी स्टेबल है। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या इसका कोई एंटी पार्टिकल होता है? हाँ, इसका भी एंटी पार्टिकल होता है। जो इसका एंटी पार्टिकल होता है ना, एंटी पार्टिकल क्या होता है बोलिए जल्दी। इसका एंटी पार्टिकल, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? तो प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल है एंटी प्रोटॉन। एंटी प्रोटॉन कैसा होता है? तो उसको लिखने का तरीका होता है, P लिखिए और P पर ऊपर बार लगा दीजिए, तो यह है एंटी प्रोटॉन। क्लियर? चलिए, क्योंकि हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं, आपको यहाँ बता रहे हैं कि इसमें जब हम अभी देख लें कि सारा सबके विषय में कितने पार्टिकल्स, जो मेन पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर में कौन कौन है, उनका मास क्या है, वह स्टेबल होते हैं कि नहीं होते हैं, उनके विषय में पहले एक लिस्ट बना लिया जाए और तब फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये प्रोटॉन की बात हो गई बेटा। अब बात रही कि न्यूट्रॉन की ना, अब बात रही न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन, तो अच्छा हाँ, ये बात और कि प्रोटॉन की पता कब चला है, प्रोटॉन का इन्वेंशन किसने किया? तो प्रोटॉन का पता चला 1919 में। और इसके विषय में किसने इन्फॉर्मेशन दिया? रदरफोर्ड ना। हालांकि कहीं कहीं पर लिखा हुआ गोल्डस्टीन, लेकिन गोल्डस्टीन को नहीं मानते हैं। रदरफोर्ड ने ही अल्फा पार्टिकल का इन्वेंशन किया। क्लियर? कहीं कहीं पर लिखा हुआ उनको गोल्डस्टीन को भी श्रेय दिया जाता है ना, कि गोल्डस्टीन का भी काम था, लेकिन उन्होंने कुछ और काम किया था बेटा। चलो आ जाओ और जा देखो। हाँ, ये था कौन सा? प्रोटॉन था हम लोगों का। अब आ जाइए, अब हम चलते हैं न्यूट्रॉन पर ना। अब हम चलते हैं न्यूट्रॉन पर बेटा। न्यूट्रॉन क्या था? चलो, तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन। आ जाओ, अब हम चलते हैं न्यूट्रॉन पर। हाँ, चलिए देखा जाए तो न्यूट्रॉन के विषय में देखा जाए।
न्यूट्रॉन के विषय में देखिए, न्यूट्रॉन के विषय में सबसे पहले तो न्यूट्रॉन के विषय में जो प्रेडिक्शन किया गया, न्यूट्रॉन के विषय में जो प्रेडिक्शन किया गया तो रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड predict that there should be an uncharged particle inside the न्यूक्लियस। यानी कि रदरफोर्ड का प्रेडिक्शन था कि न्यूक्लियस के अंदर चूंकि अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हो रही थी तो रदरफोर्ड ने एक कंक्लूजन निकाला कि वहाँ पर वह जो न्यूक्लियस है बहुत ही हैवी होना चाहिए। न्यूक्लियस बहुत ही हैवी होना चाहिए। बहुत ही हैवी का सेंस ये था कि वहाँ पर प्रोटॉन तो था ही, प्रोटॉन का तो इन्वेंशन उन्होंने करिए कि टोटल पॉजिटिव चार्ज यहीं पर होना चाहिए, न्यूक्लियस पे ही टोटल पॉजिटिव चार्ज है उसका अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से। लेकिन मास के विषय में ये न्यूक्लियस की डेंसिटी जो कि ज़्यादा थी, क्योंकि यदि डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी तो जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट मिल रहा था, चूँकि अब जो अल्फा पार्टिकल था उसकी एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी 5.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गोल्ड फॉयल को पार कर जा रहा है, न्यूक्लियस को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कि डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। यदि ध्यान दीजिएगा, वेरी फैंटास्टिक मैजिक, यदि रदरफोर्ड प्रोटॉन की संख्या बढ़ा के सोचे होते कि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है इसलिए डेंसिटी ज़्यादा है, बात समझ रहे हैं ना, कितनी आसानी से सब कुछ इन्वेंशन हुआ है। यदि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तब डेंसिटी ज़्यादा है इसका, इसलिए है अल्फा पार्टिकल 5.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट नहीं कर पाया, इसका मतलब डेंसिटी ज़्यादा है। तो अब डेंसिटी तो ज़्यादा है, अब दो ही चीज़ था रदरफोर्ड के सामने। क्या था दो चीज़? या तो अब वो माने, क्या माने, तो रदरफोर्ड या तो अब ये माने कि वहाँ पर प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है। यदि प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा मानते तो प्रोटॉन पर चूँकि पॉजिटिव चार्ज मान चुके हैं, तो प्रोटॉन पर चूँकि पॉजिटिव चार्ज मान चुके हैं तो फिर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग में वह जो अभी इक्वेशन आया था वो बैलेंस नहीं होता। यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए था, 1/4 Q1 Q2/R0, ये होना चाहिए था, तो बैलेंस नहीं होता। तब इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? कंक्लूजन ये निकला साफ साफ कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ ही साथ कोई एक ऐसा पार्टिकल अवश्य होगा जिस पर कोई चार्ज नहीं है। इस तरह से सबसे पहला प्रेडिक्शन, लेकिन नाम नहीं रखा उन्होंने इसका, तो रदरफोर्ड प्रेडिक्ट दैट देयर शुड बी एन अनचार्ज्ड पार्टिकल inside the nucleus. This was the first prediction of the presence of the neutron. It was the first prediction about neutron. It was the first prediction about the neutron. न्यूट्रॉन के विषय में पहला प्रेडिक्शन था, लेकिन बस इतना ही, यहीं तक रह गया। इसके बाद का जो साइंटिस्ट था वो था 1930 में ना, जर्मन साइंटिस्ट बाथे एंड बेकर। तो इसके बाद अब जब देखिए 1920 के बाद की बातें हैं। अब 1930 में 1930 में, जबकि 1911 में रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो चुका था, तो 1930 बाथे जर्मन साइंटिस्ट एंड बेकर, जर्मन
जर्मन फिजिसिस्ट ने क्या सोचा, वो कहा अब वह जो रदरफोर्ड की अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो प्रेडिक्शन आया था तो अब उसको खोजने लगा। तो इसने क्या कहा कि जब अल्फा पार्टिकल, तो इन्हें क्या किया, उसको खोजने के लिए वह डिफरेंट मेटल पर लेकर के अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करने लगा उसका। तो अब देखा क्या, एक बेरिलियम लिया, बेरिलियम 4Be9 बेरिलियम लिया और इस पे अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया ना, यानी कि 2He4 अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। और इन्होंने कंक्लूजन क्या दिया, इसने कहा कि 6C13 और प्लस गामा रेज ये सोचा, जो कि आगे चलकर क्या हो गया, आगे चलकर ना, या मतलब ये रॉन्ग हो गया, फेल हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बाथे ने क्या सोचा, बेकर एंड बाथे जर्मन साइंटिस्ट ने क्या सोचा, जब रदरफोर्ड का जो प्रेडिक्शन था उस पर जब ये सोचा कि बेरिलियम पर जब हम इसका यदि करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हम कि गामा रेज मिलती है, और इसका मतलब ये हुआ कि वही जो रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस में जिसकी संभावना व्यक्त की है वो गामा रेज है, क्लियर। तो लेकिन आगे चलकर कैसे फेल हुआ, ठीक इसके 2 साल बाद, देखिए अब ठीक इसके 2 साल बाद जो रियल इन्वेंटर, यानी कि किसका, रियल इन्वेंटर ऑफ द न्यूट्रॉन। तो अब चूँकि हम लोगों को न्यूक्लियस के अंदर जाना है और हम लोगों को न्यूक्लियस अंदर जाना है, तो फिर पाई क्या है, पाई में मेसॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, ये सब कुछ पहले देखना है, उसके बाद तब हम लोगों को न्यूक्लियस के अंदर जाना है। ओके, तो इसलिए हम लोग पहले देख रहे हैं कि ये सब क्या है। चलिए आइए, ओके, अगला पॉइंट। तो अब 1932 में तो इन 1932 चैडविक ने क्या पाया कि इन 1932 चैडविक इन्वेंटेड न्यूट्रॉन। कैसे, जो जर्मन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था उसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया, क्लियर। और क्या किया, देखिए रिजल्ट क्या निकाला, कहा कि ये जो बेरिलियम है जब अल्फा का बम्बार्डमेंट करते हैं, जब अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट हम इस पर करते हैं तो 6C13 नहीं बल्कि 6C12 बनता है। ओके, 6C12 बनता है और प्लस 0N1 और इसी का नाम दिया 0N1, इसी का नाम दिया, चूँकि यह न्यूट्रल था इसीलिए इसका नाम पड़ा न्यूट्रॉन। तो इसी का नाम पड़ा क्या, न्यूट्रॉन। तो दिस वाज द हिस्ट्री, क्लियर, दिस वाज द हिस्ट्री। ओके, तो दिस वाज द हिस्ट्री ऑफ द न्यूट्रॉन, इन्वेंशन ऑफ द न्यूट्रॉन। ये था न्यूट्रॉन का इन्वेंशन। ओके, फैंटास्टिक। चलिए अंडरलाइन करिए, नोट करिए जल्दी फटाफट, हो गया। और एक बात और था कि ये पार्टिकल देखा गया न्यूट्रल था। किससे न्यूट्रल था, तो न्यूट्रॉन नाम पड़ चुका था, चार्ज इस पे था नहीं, और क्या था, दिस पार्टिकल इज न्यूट्रल in electric and
मैग्नेटिक फील्ड। और क्या पाए, यह पार्टिकल न्यूट्रल था, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में जब इसको पास कराते हैं तो इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन किसी भी दिशा में नहीं होता। क्लियर। अगला पॉइंट अब, हाँ, और इसके इन्वेंशन के कारण 1935 में इनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज, तो गॉट नोबेल प्राइज इन 1935। ओके, चलिए बेटा, तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे, आ जाइए। अब यदि मैं आपसे कहूँ, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखा अभी आपने फटाफट, चलिए। अब मैं यदि आपसे कहूँ कि राइट द ऑर्डर ऑफ इन्वेंशन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, तो आप कैसे लिखेंगे, क्या किस ऑर्डर में लिखेंगे उनको? हाँ बोलिए जल्दी। पहले कौन, फिर कौन, फिर कौन? ऑर्डर लिखिए जल्दी जल्दी। ऑर्डर ऑफ इन्वेंशन, आइए, तो लिखिए ऑर्डर ऑफ इन्वेंशन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। डिफरेंट पार्टिकल्स, तो सबसे पहले तो आप देख चुके होंगे, अभी मैं बताया हूं। नंबर 1 पर हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 पर क्या हो गया था भाई? नंबर 1 पर था आपका इलेक्ट्रॉन था, नंबर 2 पर प्रोटॉन, नंबर 2 पर प्रोटॉन, नंबर 1 पर इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 पर प्रोटॉन, नंबर 3 पर अल्फा पार्टिकल, नंबर 3 पर अल्फा पार्टिकल, नंबर 4 पर न्यूट्रॉन ना। यदि मैं ईयर लिखूं सबका तो 1897, फिर इसका 1919, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल और पहले ही हो चुका था ना। हाँ, अल्फा पार्टिकल का पहले ही हो चुका था। और इसका न्यूट्रॉन का मैं लिखूं तो न्यूट्रॉन था कब हुआ? 1932। ये ऑर्डर है, यानी कि 1920 के लगभग ये हुआ। ठीक, चलिए, नहीं, अल्फा पार्टिकल यहाँ न लिया जाए तो बेटर रहेगा, क्यों कि हाँ, अल्फा पार्टिकल न लिया जाए, इन तीनों में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, नंबर 3 पे लिखा जाए कौन सा? न्यूट्रॉन हो गया ना। और न्यूट्रॉन कब हुआ? 1932। ये था इनका ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का सबसे बाद में हुआ। चलिए अगला पॉइंट। अब पॉइंट हम लोगों का कि चलिए अगला पॉइंट देखा जाए थोड़ा। हाँ, चलिए, और कुछ और बातें हैं, थोड़ा सा एक चार्ट बना लीजिए, नोट कर लीजिए। पॉजिट्रॉन का आविष्कार कब हुआ? तो पॉजिट्रॉन है 1932 में एंडरसन ने किया। किसमें किया था? कॉस्मिक रेज में किया था ना। तो नोट करना पॉइंट, पॉजिट्रॉन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? +1 E0 से। चलिए, और एंटी प्रोटॉन तो मालूम ही है, चलिए फिर से लिख लीजिए, एंटी प्रोटॉन नाम दे दीजिए, एंटी प्रोटॉन। तो एंटी प्रोटॉन ठीक प्रोटॉन के जैसा ही होता है, सब कुछ वैसा ही होता है ना। तो एंटी प्रोटॉन, लेकिन लिखते कैसे हैं? पी पर ऐसे माइनस लगा देंगे, ऊपर माइनस लगाते हैं, नीचे नहीं, ऊपर माइनस लगाते हैं। और 1955 में इसका इन्वेंशन हुआ, 1955 में। ओके, और एंटी न्यूट्रॉन भी होता है। तो एंटी न्यूट्रॉन, एन लिखकर ऐसे ऊपर माइनस लगा देंगे आप, एंटी न्यूट्रॉन, ये हुआ 1956 में। तो एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन दोनों ठीक है। एंटी प्रोटॉन ठीक प्रोटॉन के जैसा ही होता है, केवल स्पिन डिफरेंट होती है। एंटी न्यूट्रॉन भी ठीक न्यूट्रॉन के जैसा ही होता है, सब कुछ उसका चार्ज है ही नहीं, मास ठीक उसी के बराबर होता है, स्पिन डिफरेंट होता है, यानी कि स्पिन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ओके,
और थोड़ी सी कुछ और बातें। अब आ जाइए, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो क्या होते हैं। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। ओके, तो न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो का नाम लिख दीजिए। तो न्यूट्रिनो, न्यू एंड न्यू नॉट, जो पीछे हम लोग आया था पढ़े हुए थे, पॉजिट्रॉन इमिशन और बीटा इमिशन में पढ़े हुए हैं। तो न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो, क्लियर। इनके विषय में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन नोट करिए। सबसे पहले इनका प्रेडिक्शन किया था पाउली ने इसका प्रेडिक्शन किया था, लेकिन इन्वेंशन नहीं किया। इन्वेंशन का श्रेय दिया जाता है 1956 में। 1956 में इसके इन्वेंशन का श्रेय जाता है ये अभी ना एंडरसन को ही। एंडरसन नहीं था बल्कि कुछ और नाम है इनका। पाउली ने प्रेडिक्ट किया था, बट फुली इन्वेंटेड इन 1956। और रेस्ट मास इसका 0 है। रेस्ट मास, ध्यान देंगे कि रेस्ट मास इसका 0 है और चार्ज भी इस पर 0 होता है। चार्ज भी इस पर 0 होता है, क्लियर। और इनका जो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो बोथ हैज स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक। चलिए, और ये हाँ चलो, तो प्रेडिक्शन क्या कब हुआ, 1956। ओके, तो इनका एक काम करेंगे कि इनका जो प्रेडिक्शन हुआ था 1930 में था, क्योंकि हाँ, और फुली इन्वेंटेड ये 1956 में तो इनका इन्वेंशन हो चुका था, क्लियर। इनका इन्वेंशन हो चुका था और इसका भी इन्वेंशन एंडरसन ने ही किया था। और किसमें, तो ये भी कॉस्मिक रेज में ही किया गया था। कॉस्मिक रेज में भी इसका भी इन्वेंशन किया गया था। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को न्यूक्लियस पढ़ने के पहले इनको समझना जरूरी है कि न्यूक्लियस में ये सारी चीज़ें होती हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी और थोड़ा सा क्या है, अब आ जाइए। चलिए फिर तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस क्या है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं और चलते हैं, देखा जाए कि न्यूक्लियस क्या है। हम लोग देखें न्यूक्लियस, दिस इज द एपिसोड नंबर 1 ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है क्या ना, न्यूक्लियस है क्या, देख रहे हैं कि इसका इन्वेंशन न्यूक्लियस का कैसे हुआ, ये तो आपने क्लियर हो गए। फिर कैसे आइडिया लगाया गया कि हाँ इसके अंदर और क्या क्या है, न्यूट्रॉन की संभावना व्यक्त की गई। अल्फा स्कैटरिंग हो रही थी तो संभावना व्यक्त कर दी कि वहाँ पे प्लस चार्ज होगा, तभी इसका रिपल्सन हो रहा है। तो धीरे धीरे इसका न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हुआ, यानी कि उसका इन्वेंशन हुआ, है ना, इसका इन्वेंशन हुआ। आइए अब जैसा देखिए कुछ और बातें। न्यूक्लियस यह एटम है, ये एटम है, ओके। यह सेंट्रल पार्ट इसका न्यूक्लियस है। इसकी क्या साइज है, ऑर्डर इसका क्या है, इसकी क्या साइज है, इसकी क्या डेंसिटी है, क्लियर, ये सारी बातें। तो अब अच्छा, यहाँ पर रदरफोर्ड ने क्यों कहा कि वहाँ पर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होने चाहिए जो चार्जलेस हों, जो कि बेस बना न्यूट्रॉन के इन्वेंशन का। नहीं तो न्यूट्रॉन का इन्वेंशन सबसे टफ था। क्यों टफ था, इसलिए कि जो गामा रेज होती है, तो गामा रेज भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन नहीं होता, न्यूट्रॉन का भी डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो पहचानना मुश्किल था कि यह न्यूट्रॉन है कि गामा रेज है, जैसा कि बाथे एंड बेकर ने किया था। और समझे, ये थी हिस्ट्री इसकी। न्यूक्लियस क्या पढ़ रहा है, फिजिक्स, हाँ, न्यूक्लियस।
चलो बेटा आ जाओ। चलिए, तो अब न्यूक्लियस की साइज साइंटिस्ट लगभग क्या मानते हैं? तो ये तो हम लोग क्लियर हो गए कि ये फर्मी के ऑर्डर का होता है, 1.3 फर्मी। तो ये फर्मी के ऑर्डर का होता है, मीन्स कि अब इसका रेडियस क्या हुआ, न्यूक्लियस का रेडियस। ये तो एटम का रेडियस हो गया, इस न्यूक्लियस का रेडियस क्या हुआ, रेडियस। ओके, इसकी डेंसिटी क्या हुई, इसकी साइज क्या हुई, इसमें जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल्स रहते हैं, जैसा कि जिनका अभी हम लोगों ने नाम लिया, उनका काम क्या है। अभी तो मेन पार्टिकल है मेसॉन। तो अभी तो मेसॉन का नाम इसलिए नहीं लिया हम लोगों ने कि अभी यूकावा की थियरी पढ़ा जाएगा, कि यूकावा थियरी ऑफ एक्सचेंज, यूकावा थियरी ऑफ फोर्स। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे यूकावा थियरी ऑफ फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स अभी पढ़ा जाएगा, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल चलिए, अभी यहाँ मेसॉन से शुरू किया जाएगा। ये सारी चीज़ें, साइज़ क्या है, डेंसिटी क्या है, रेडियस क्या है, जो भी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनको कंबाइंड वे में कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं उनको? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियॉन्स का क्या प्रभाव पड़ता है रेडियस पर, साइज पर, ये सारी चीज़ें। तो अभी तो ये पहला इंट्रोडक्शन था, यह एपिसोड नंबर 1 न्यूक्लियस का। दिस वाज ओनली इंट्रोडक्शन अबाउट द न्यूक्लियस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इंतज़ार करिए अभी तुरंत आफ्टर द ब्रेक न्यूक्लियस पार्ट 2। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।